हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, देखिए तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं दे कैन बी CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। ओके, तो हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्टडी किए हैं। अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं इसकी जो एप्लीकेशन है वो किसी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्या है? मीटर इज़ द SI यूनिट और सेंटीमीटर इज़ CGS यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या हुए? ये कन्वर्ट हुए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। बट हमें ये करना है थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस किसी फिज़िकल क्वांटिटी का किस तरह से किया जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो देखिए इसको हम किस फैक्ट की मदद से करते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ओके, N1 क्या है? N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। U1 क्या है? यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट एंड U2 क्या है? यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, जैसे बोलूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम। मीटर क्या है? U1 है। ठीक है, U1 क्या है? मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, तो हम U1 की जगह उस फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, N1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U1 की जगह हम उस फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशंस यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको पता है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला MLT जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इनकी पावर्स की टर्म में लिखा जाता है। ओके, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो M1 रेज़्ड पावर A, L1 रेज़्ड पावर B, T1 रेज़्ड पावर C, मास, लेंथ एंड टाइम, और इनकी हमने रिस्पेक्टिव पावर यहाँ पर हमने रखी हुई है। M की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C इज इक्वल टू, सिमिलरली जिस सिस्टम में हम चेंज कर रहे हैं दैट इज़ N2 इंटू U2। ओके, N2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू जिस सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। U2 हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, पर इस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा, बिकॉज यूनिट्स डिफरेंट होंगे। तो हमने इसको M2, L2 और T2 यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो हमें N2 की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 रेज़्ड पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 रेज़्ड पावर B, T1 डिवाइड बाई T2 रेज़्ड पावर C। ओके, तो हमारे पास ये फाइनल रिलेशन बन गया। ओके, तो हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। ओके, फोर्स 9th क्लास में हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन।
ओके, तो हमें कहा गया है, और ये जो न्यूटन होते हैं फोर्स के SI यूनिट होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है यूनिट का ये न्यूटन, और इसको हमने CGS में चेंज करना है। CGS में फोर्स के यूनिट क्या कहे जाते हैं? डाइन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m⁻1 l⁻1 एंड t⁻⁻², और इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो अब आप देखिए, अब देखो ये मैं यहाँ पे आपसे दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये क्यों लिख दिया। ओके, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी बॉडी का जितना मास होता है और उसको जितना एक्सेलरेशन मिल रहा होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है? फोर्स देता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फर्दर हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया m इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशंस लिख देते हैं। जैसे मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M, और पावर क्या है? 1। डिस्प्लेसमेंट या लेंथ के जो डायमेंशन होते हैं दैट इज़ कैपिटल L, और यहाँ पे पावर कितनी है? 1, तो हम लिख दिया l⁻1। टाइम का स्क्वायर है, पर नीचे है, जब ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो t⁻⁻² हो जाएगा, और टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बहुत आसान है। तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m⁻1 l⁻1 t⁻⁻², और इस तरह से ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो जो पावर्स हैं ABC, जो कि मास, लेंथ और टाइम की पावर्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या है? A की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। मास की जो पावर है दैट इज़ A, वो कितनी है? 1। लेंथ की B क्या है? 1, और C क्या है? -2, ठीक है। टाइम की पावर क्या है? C, दैट इज़ -2। ओके, अब आप देखिए, जो यहाँ पर हमने M1 L1 T1, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला था? ये था जब आपकी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में थी। ओके, तो SI यूनिट के लिए हमारा, अगर हम यूनिट मास की बात करें तो यूनिट मास के यूनिट क्या होंगे? kg, किलोग्राम। तो मास कितना हो जाएगा? M1 की वैल्यू 1 kg, ठीक है, बिकॉज SI यूनिट में मास के जो यूनिट होते हैं दैट आर kg। L1 लेंथ कितनी हम कंसीडर करेंगे? 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स के लिए हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो हम L1 कितना मानेंगे? 1 मीटर, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड, और N1 कितना है? 1। ओके, N1 की वैल्यू 1 न्यूटन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1। CGS जिसमें हमें कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मेरे को M2 लिखना चाहिए था। M2 L2 T2। ओके, तो देखिए ये M2 कितना होगा? 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर। ओके, CGS में लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, यूनिट के हो जाएंगे सेंटीमीटर। T2 1 सेकेंड, और हमें N2 पता करना है कि कितने डाइन होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने ऑलरेडी हम रिलेशन यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइड बाई M2 रेज़्ड पावर A। तो इस रिलेशन की मदद से हमने N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, M1 M2 L1 L2 T1 T2। ओके, तो M1 कितना हो जाएगा? 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम M1 कितना है? 1 kg, M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारा पुट करके, टाइम के SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों ही सेकंड होते हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? हम
1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब क्या है, आपके यूनिट सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1000 × 100 दैट इज इक्वल टू 10⁵ तो एन टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵. तो आपका 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा। तो आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करके, ठीक है, आप उसके यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हो। ओके, जैसे वर्क के यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट जूल होते हैं, और सीजीएस के होते हैं अर्ग होते हैं, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। ओके, बस उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यूज़ किया, वहाँ पर आपने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करना है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, m⁻⁴ l⁻² एंड t⁻²। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप उसके यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। ओके, सो जो नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कोई अगर गिवन फिजिकल कोई इक्वेशन है या रिलेशन है, क्या वो सही है या नहीं है, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं या तो सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। क्या आप 5 मीटर में 10 kg ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 5 मीटर में 10 kg ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, 5 मीटर में 10 मीटर ही ऐड हो सकता है। ओके, सब्ट्रैक्ट भी सेम ही फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी होना ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो इसकी मदद से हम कोई रिलेशन करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन आर सेम। ठीक है, रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी आपके डायमेंशन हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, दैट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो क्या ये रिलेशन सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो v क्या है, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आपको पता है जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वेलोसिटी के लिए, दैट इज m⁻⁴ l⁻⁴ एंड t⁻⁻⁻1। ओके, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के लिए भी आपका सेम ही डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब एक्सेलरेशन इनटू टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ठीक है, जो आपका अलग यहाँ पे जो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, अगली टर्म क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻⁴ l⁻⁴ एंड t⁻⁻2। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय t हमने कर दिया है। जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻1 आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। जब हम इन तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों साइड क्या है, सेम डायमेंशंस ऐड हो रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी क्या है, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻1। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो सेम डायमेंशंस आपके ऐड हो रहे हैं और सिमिलर डायमेंशंस हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ओके, तो आप किसी भी रिलेशन को देख सकते हैं। हाँ, अगर कहीं आपका सेम डायमेंशन नहीं आ रहे होंगे, ओके, तो उसका मतलब क्या है,
उसका मतलब यह है कि गिवन फिजिकल रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, ओके। द थर्ड जो एप्लीकेशन है, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर हमने रिलेशन ड्रॉ करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड अगर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जो सिंपल आपको हमें गिवन होगा कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, ये मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये गिवन होगा कि जो टाइम पीरियड है, जो फिजिकल क्वांटिटी है सिंपल पेंडुलम की, वो डिपेंड करती है 3 गिवन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। एक जो बॉब है, ठीक है, उसके मास के ऊपर, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है पेंडुलम की उसके ऊपर, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो जी अर्थ इसके ऊपर लगा रही है उसको, इन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या डिपेंड कर सकता है। तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये किस तरह से टाइम पीरियड इन 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका टी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए। ठीक है, मास की पावर ए, और टाइम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर बी, एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू पावर सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंडेंट है वो हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो हम बोल देंगे टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, एंड जी रेज टू पावर सी। ओके, अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट के यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ओके, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है, यहाँ पर हमने हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे टाइम की कर देनी है, यहाँ पे मास के, यहाँ पे लेंथ के, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो टाइम के क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी, मास के कैपिटल एम, लेंथ के कैपिटल एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, एल इंटू टी रेज टू पावर -2, ओके, एंड रेज टू पावर सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी की पावर क्या है, सी। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, ये क्या आएगा, यहाँ से सी आएगा, एल रेज टू पावर सी, दोनों ये ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो एल रेज टू पावर बी प्लस सी, एंड टी रेज टू पावर -2c हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास एक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और दूसरी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो ये क्या है, एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0, एंड टी रेज टू पावर 1। ओके, यहाँ पे ओनली टाइम है, तो बोलने का मतलब मास और लेंथ की पावर क्या है, 0 एंड 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बन चुका है, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी प्लस सी, एंड टी रेज टू पावर -2c। ओके, अब हम डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो मास की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे मास की पावर 0 है, तो a इज इक्वल टू 0। लेंथ की पावर और यहाँ पे लेंथ की पावर को इक्वेट करेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर t की पावर और यहाँ पे t की पावर, तो हम क्या बोलेंगे, -2c इज इक्वल टू 1। ओके, तो a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2, ये क्या है, -1/2, और b इज इक्वल टू -c हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास a b c की पावर हमें पता चल चुकी है। ठीक है, a कितना है, b कितना है, और c कितना है हमें पता चल चुका है। अब हम a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू के एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 1/2, सी रेज टू पावर -1/2।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के इंटू एल बाई जी का पावर 1/2, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, के इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पे मास नहीं आया इस एक्सप्रेशन में, तो बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, टाइम पीरियड होता क्या है, जैसे इस पेंडुलम को क्या करूँगा मैं, ऐसे डिस्प्लेस करूँगा, तो एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम ये पेंडुलम लेगा उसको क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, थैंक यू।